नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है कॉम्पोजिशन, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आज इस लेक्चर में हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का क्या कॉम्पोजिशन है, इसमें जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है, उनकी क्या क्वालिफ़िकेशंस होती हैं, कैसे उनको उनके पद से रिमूव किया जा सकता है। इसके अलावा हम सुप्रीम कोर्ट के पावर एंड फंक्शंस को भी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि न्यायपालिका, आप जानते हैं सरकार के 3 अंग होते हैं। एक, कानून बनाने वाली संस्था जिसको आप व्यवस्थापिका बोलते हैं। दूसरा, कार्यपालिका जो कानून को लागू करती है। और तीसरी होती है न्यायपालिका जो कानूनों का उल्लंघन होने पर दंड देने की व्यवस्था करती है। आप सभी जानते हैं कि न्यायपालिका सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि कानून को बनाने और उसको लागू करने का कोई औचित्य नहीं है अगर व्यक्ति कानूनों का उल्लंघन करते हैं उनको समय पर दंड ना दिया जाए। लॉर्ड ब्राइस ने बड़े सही शब्दों में कहा है, देयर इज़ नो बेटर टेस्ट ऑफ एक्सीलेंस ऑफ अ गवर्नमेंट देन द एफिशिएंसी ऑफ इट्स जुडिशियल सिस्टम। किसी शासन की श्रेष्ठता को जानने के लिए उसकी न्याय प्रणाली की योग्यता से बढ़िया और कोई कसौटी हो ही नहीं सकती। तो भारत के मामले में ये जो न्याय व्यवस्था है ये कैसी है, आपने पिछले लेक्चर में देखा कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, लेकिन हमने अपनी संघात्मक व्यवस्था में कुछ एकात्मक तत्वों को भी ग्रहण किया है और हमारी न्यायपालिका उनमें से एक है। यानी हमने केंद्र और राज्यों के लिए अलग से न्याय व्यवस्था नहीं की है, बल्कि एक एकीकृत सिस्टम को बनाया है। और इसी में सबसे टॉप पे हमारी जो संस्था है उसे हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में हमारे संविधान में क्या प्रोविजंस हैं। दोस्तों, अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के कॉम्पोजिशन की बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 124 कहता है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जिसमें आर्टिकल 124 का सब क्लोज 1, जिसमें 2008 में एक संशोधन किया गया, ये कहता है कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विच कंसिस्ट ऑफ 34 जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी भारत का सुप्रीम कोर्ट होगा और इस सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस होंगे। इनिशियली इन जजों की संख्या 8 थी, यानी शुरुआत में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उस समय सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। अब सवाल उठता है कि अगर इनकी संख्या 8 से बढ़कर 34 हुई तो इस संख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी किसे दी गई है। दोस्तों, हमारे संविधान में संसद को न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार दिया गया है और संसद ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ही इस संख्या को बढ़ाया है। अभी आगे चलते हैं तो अब ये जो 34 जजेस हैं तो इन जजेस की नियुक्ति कौन करेगा। इनकी नियुक्ति की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो जब राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं तो नियुक्ति करते समय वो मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं, ठीक है। लेकिन इनका जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जब करते समय दूसरे न्यायाधीशों से परामर्श लेना ज़रूरी नहीं होता है राष्ट्रपति के लिए। जिस प्रोसेस के द्वारा जजेस की नियुक्ति की जाती है उस नियुक्ति को हम कोलेजियम सिस्टम के नाम से जानते हैं। पॉपुलरली इसको 3 जजेस केस भी बोलते हैं। आप इसको डिटेल में इंटरनेट पे स्टडी कर सकते हैं। अभी हम जैसे इसका रेफरेंस लेके चल रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कोलेजियम सिस्टम है, इस कोलेजियम में कौन कौन लोग होते हैं। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जजेस होते हैं। एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है और 2 किसी हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, ठीक है।
और इस सिस्टम में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो डिसीजन सहमति से, कंसेंसस से लिए जाते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि जो कोलेजियम सिस्टम है, कोलेजियम सिस्टम का आपने जो कॉम्पोजिशन देखा, इसमें सभी के सभी आपको जज दिखाई देंगे। यानी जुडिशरी जो जज हैं वो खुद मिल करके जजों की नियुक्ति करते हैं। तो इस बात पर सवाल उठता है, और जब सवाल उठता है तो इसको कहा गया कि भाई जब जज खुद अपनी नियुक्ति करेंगे तो ये कहाँ तक सही व्यवस्था है? क्या कोई व्यक्ति अपने मामले में खुद जज हो सकता है? यानी वो डिसाइड कर सकता है कि ये व्यक्ति जज होने के लायक है या नहीं है? तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एक्ट लेके आई थी, एक संविधान संशोधन लेके आई थी, जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 124 बोलते हो। ठीक है, तो ये जो बिल था, इस बिल के थ्रू एक NJAC बनाने की कोशिश की गई, जिसकी एक्सटेंडेड फॉर्म होती है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, यानी राष्ट्रीय स्तर पर जजों की नियुक्ति करने वाला कमीशन या आयोग। ठीक है, और ये लाया गया, ये कुछ इस तरह था जैसे आपके UPSC या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस आपकी अदर पोस्ट पे नियुक्ति करते हैं, इसी प्रकार से जजों की नियुक्ति इस आयोग के द्वारा की जानी थी, और ये रिप्लेस करता कॉलेजियम सिस्टम को। लेकिन जुडिशरी ने NJAC को कार्यपालिका का न्यायपालिका में हस्तक्षेप मानते हुए आर्टिकल 50 का रेफरेंस दिया, जिसमें कार्यपालिका को न्यायपालिका से दूर रखने का, उससे अलग रखने का प्रावधान किया गया है, और इसे अवैध घोषित कर दिया, इसको निरस्त कर दिया। अभी आगे क्या कंट्रोवर्सी है उसको कभी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा हमारे जजेस की नियुक्ति की जाती है, ये नियुक्ति कितने समय तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं, इनका कार्यकाल 5 या 10 वर्ष का नहीं होता, बल्कि एक सर्टेन एज तक होता है। यानी जब ये अपॉइंट होते हैं तो एक पर्टिकुलर एज पूरी होने के बाद ही ये अपने पद से रिटायर होते हैं। भारत में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एज 65 ईयर्स है। जब आप हाई कोर्ट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे ये एज थोड़ी कम कर दी गई है, वहाँ पे जस्ट 62 ईयर्स रखी गई है। ठीक है, तो जजेस को जो हटाया जाता है वो कौन हटाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति हटा सकते हैं। और किस आधार पे हटा सकते हैं? मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के आधार पर। यानी या तो उसने कोई गलत व्यवहार किया हो या वो अपना कार्य करने में असक्षम पाया गया हो। ठीक है, केवल इन 2 ग्राउंड पे ही हटाया जा सकता है। हटाने का तरीका क्या रहेगा? आप इसको कुछ कुछ महाअभियोग की तरह समझ सकते हैं, जिसमें पार्लियामेंट के दोनों सदन जो हैं वो अपने टोटल सदस्य संख्या की मेजोरिटी से, और जो प्रेजेंट और वोट करने वाले सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करते हैं। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो जिस जज के खिलाफ ये प्रस्ताव लाया गया था उसे उसके पद से हटा दिया जाता है उसी समय से। ठीक है, तो अभी आपको न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने का पता चल गया। इनके वेतन या भत्ते क्या हैं? फिलहाल 2.5 लाख के करीब मिलते हैं मुख्य न्यायाधीश को, और थोड़ा सा गैप रहता है मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की सैलरी में। तो आप एक बार इसको देख लेना, और आपको पता होना चाहिए कि इनके जीवन काल में इनके जो वेतन भत्ते हैं वो कम नहीं किए जा सकते हैं। केवल एक ही परिस्थिति में इनके वेतन भत्ते कम किए जा सकते हैं, और वो है जब भारत में किसी प्रकार की फाइनेंशियल इमरजेंसी की डिक्लेरेशन की गई हो। ठीक है, तो ये सब आपको पता चल गया। अभी हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसका ज्यूरिसडिक्शन क्या है, यानी वो किस किस फील्ड में काम करता है। तो आर्टिकल 137 से लेके 141 तक इसकी कॉम्पोजिशन और ज्यूरिसडिक्शन की चर्चा की गई है भारत के संविधान में। अनुच्छेद 141 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिए हैं वो सभी डिसीजंस
भारत में जितने भी अन्य न्यायालय हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट हो, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या कोई वैसे लोकल कोर्ट हो, उन सब के ऊपर बाध्यकारी होंगे, बाइंडिंग होंगे। ठीक है, इसका मतलब हमारे सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसा होता है, अंतिम होता है, उसके ऊपर और कोई न्यायालय नहीं है और वो सबको मान्य भी होता है। आर्टिकल 137 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट अपने पास्ट में दिए गए फैसलों को भी देख सकता है, उन पर भी पुनः विचार कर सकता है। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि आज सुप्रीम कोर्ट से कोई गलती हो गई या फ्यूचर में परिस्थितियां बदल गई तो सेम केस दोबारा आने पर परिस्थितियों के अनुसार अगर उनमें डिसीजन को चेंज करने की आवश्यकता है तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र की बात करते हैं, यानी उन चीज़ों की बात करते हैं जहां जहां पर सुप्रीम कोर्ट केसेस की सुनवाई कर सकता है। इसको आप बेसिकली 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। सबसे पहले आप रख सकते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन को, जिसको आप हिंदी में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं, यानी ऐसा अधिकार, ऐसा एरिया जिसमें आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, आपको नीचे न्यायालयों में जाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, यानी पहले आप हाई कोर्ट जाओ फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं, आप डायरेक्ट ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ऐसे मामले ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। अनुच्छेद 131 में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को डिफाइन किया गया है। दूसरे प्रकार के जो इसका क्षेत्राधिकार, उसको आप एपिलेट या अपीलीय क्षेत्राधिकार कहते हैं। इसमें वो मुकदमे आते हैं जो पहले किसी लोअर कोर्ट में पेश हो चुके हों लेकिन उनके निर्णय के प्रति संतुष्टि नहीं है, तो उस असंतुष्टि की भावना में जो केस जिसने किया था या जिसके खिलाफ हुआ था वो आदमी फर्दर अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रकार का क्षेत्राधिकार है एडवाइजरी या सलाहकारी क्षेत्राधिकार। सलाह किसको देगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, अनुच्छेद 143। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो अनुच्छेद 131 में दिया गया है, इसमें कौन कौन से केस शामिल होते हैं। देखिए, इसमें जो केसेस हैं उसमें 2 तरीके के केस हो सकते हैं, 3 तरीके के। एक तो वो जिसमें एक और भारत सरकार हो और दूसरी तरफ एक या एक से ज़्यादा राज्य हों। दूसरी तरफ वो हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कोई स्टेट एक तरफ हो और बाकी स्टेट एक तरफ हो, या 2 स्टेट के बीच का अगर मामला है तो ऐसे में ये सारे मुकदमे केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए जा सकते हैं, किसी हाई कोर्ट में ये मामले नहीं किए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपने आर्टिकल 32 पढ़ा था, वो इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है। तो आर्टिकल 32 के तहत भी अगर आपके मौलिक अधिकारों का किसी प्रकार का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, यानी आर्टिकल 32 के तहत याचिका जो है वो भी आपके सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आती है। लेकिन आपको पता है कि जो आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं, इसलिए मैंने उसे यहाँ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में शामिल नहीं किया है। ठीक है, हाँ, इसके अलावा आप एक और चीज़ लिख सकते हैं इसमें कि जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट हैं वो केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, इसलिए उन्हें भी आप ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में रख सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन यानी अपीलीय क्षेत्राधिकार। जो अपीलीय क्षेत्राधिकार हैं वो अनुच्छेद 132, 33, 134 में दिए गए हैं। इनको आप 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। सबसे पहले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, यानी संवैधानिक जो मामले हैं उनमें अपील की जा सकती है, क्योंकि किसी भी राज्य के जो उच्च न्यायालय हैं अगर उन्होंने कोई निर्णय दिया है, कोई डिक्री दी है, कोई आदेश दिया है तो उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। लेकिन कब की जा सकती है, जब हाई कोर्ट सर्टिफाई कर दे कि इस केस में कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन, कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कानून से रिलेटेड है और जिसकी व्याख्या की जानी ज़रूरी है। ठीक है,
तो इस प्रकार का न्यायालय क्या बोला जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, क्योंकि उसमें कानून से रिलेटेड व्याख्या का प्रश्न जो है वो निहित है। दूसरे होते हैं सिविल मैटर्स, जिनको आप दीवानी मुकदमे बोलते हो। तो सिविल मैटर्स में भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। और इसमें जो दीवानी जो अभियोग हैं या सिविल मैटर्स, कौन से मैटर होते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। ये वो मैटर्स होते हैं जो डायरेक्ट लड़ाई झगड़े से संबंधित नहीं होते हैं, लेकिन जिसमें आपकी एक तरीके से मूवेबल इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अभी थर्ड में चलते हैं, ये है क्रिमिनल मैटर्स। सिविल मैंने आपको बता ही दिया, क्रिमिनल बता दिया। क्रिमिनल मतलब जो आपके हिंदी में आप फौजदारी अभियोग बोलते हो। और ये क्रिमिनल मैटर्स कौन से होते हैं, वो मैटर होते हैं जिनमें शारीरिक क्षति पहुंचाई जाती है। तो इन मामलों में भी, क्रिमिनल मैटर्स में भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। ये कब की जा सकती है, यदि किसी व्यक्ति को निचले न्यायालय ने रिहा कर दिया हो, पर हाई कोर्ट ने उसको मृत्युदंड दे दिया हो, है ना। यानी पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको बरी कर दिया, फिर सामने वाले ने फिर अपील की और अब की बार हाई कोर्ट के पास आया, हाई कोर्ट ने उसका जो डिसीजन था वो रिवर्स कर दिया, अब की बार उसको डेथ पेनल्टी दे दी। तो ऐसे में जो ऐसा अभियोग जो निचले न्यायालय में चल रहा था और उच्च न्यायालय ने अपने हाथ में लेकर अगर व्यक्ति को दंड दे दिया, तो उस मामले में भी जो क्रिमिनल मैटर की अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में करी जाएगी। और एक तीसरा मामला वो हो सकता है जब हाई कोर्ट खुद ऐसा सर्टिफिकेट जारी कर दे कि जो ये जो केस है वो केस सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लायक है, तो भी क्रिमिनल केसेस में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। एक चौथा स्पेशल केस होता है जिसको आप स्पेशल लीव पिटीशन के नाम से जानते हैं, यानी एक विशेष अपील सुनने का अधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट का। ये आर्टिकल 136 में दिया गया है। ठीक है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय जो है वो खुद अनुमति देता है कि चलो ठीक है ये केस है और मेरे पास टाइम है तो मैं आपका ये केस जो है वो आप अपील कर दो, मैं सुन लूँगा। ठीक है, यानी उसमें सुप्रीम कोर्ट की परमिशन की ज़रूरत होती है। इसमें किसी हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट से, अगर सर्टिफिकेट दे भी दिया तो सुप्रीम कोर्ट उसको माने ना माने ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि जो स्पेशल लीव पिटीशन है वो आर्म्ड फोर्सेस के कोर्ट के खिलाफ नहीं की जा सकती है। ठीक है, यानी जो सैन्य जो कोर्ट है, सैन्य न्यायालय हैं, उनके केसेस के लिए स्पेशल लीव पिटीशन का प्रावधान नहीं है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका तीसरा जो जुरिस्डिक्शन है वो कौन सा है, वो है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, यानी सलाहकारी अधिकार क्षेत्र। सलाहकारी अधिकार क्षेत्र आर्टिकल 143 में है। और ज़रूरत पड़ने पर आपको पता है कि जो राष्ट्रपति हैं वो सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी कानूनी विषय पर, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर सलाह ले सकते हैं। ठीक है, और देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सलाह कब देगा, वो दो केसेस के मामले में ओपिनियन दे सकता है। या तो मामला पब्लिक इम्पोर्टेंस का हो, ठीक है, या उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले किसी संधि, समझौते या किसी और कारण से इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, तो इसमें ऐसे दिया हुआ है कि 143 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। और अगर वो सलाह दे देता है तो राष्ट्रपति के लिए भी ज़रूरी नहीं है कि वो दी गई सलाह को माने। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पता चल गया। राष्ट्रपति ने आज तक अपनी इस एडवाइस लेने वाली जो पावर है इसका इस्तेमाल 11 बार किया है। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसी में आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि जो आर्टिकल 144 है, आर्टिकल 144 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई भी आदेश दिया है तो उस आदेश को लागू करने के लिए भारत में जितने भी सिविल या जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं वो सब उसको लागू करेंगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को क्या करेंगी, एड करेंगी, हेल्प करेंगी, लागू करेंगी उसको। तो अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अभी तक आपने जो इसके क्षेत्राधिकार के बारे में जाना है या बाकी इसकी और चीज़ों के बारे में जाना, तो कुछ पावर्स और रह गई हैं, इनको आपको अभी
बता देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स क्या क्या है। सबसे पहले इसके पास पावर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, यानी अगर किसी ने, कोर्ट ने आदेश दिया और उसने उस आदेश को नहीं माना या न्यायालय को बदनाम करने की कोशिश की, तो ऐसे में कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत 6 महीने की सजा या 2,000 रुपए तक का फाइन कर सकता है। ठीक है, तो इसमें दो तरीके का कंटेम्प्ट हो सकता है, यानी दो तरीके की अवहेलना हो सकती है। एक तो हो सकती है सिविल और दूसरी हो सकती है क्रिमिनल। सिविल का मतलब है कि कोई जजमेंट दी कोर्ट ने और लोगों ने उसको नहीं माना जानबूझ के। ठीक है, क्रिमिनल क्या हो सकती है। क्रिमिनल का मतलब है कुछ कोई ऐसा षड्यंत्र करना, कुछ ऐसा काम कर देना जिससे न्यायालय की गरिमा जो है वो भंग होती हो, जिससे न्यायालय की छवि खराब होती हो। तो यहाँ तक आपको पता चल गया। इसके अलावा उसके जुडिशियल रिव्यू की पावर प्राप्त है। ये आपको पता ही है कि भारत में जो विधायिकाएं हैं, चाहे वो संसद हो, चाहे राज्यों की विधान पालिकाएं हो, या आपकी जो कार्यपालिका है, ठीक है, वो कोई ऐसा आदेश दे, कोई ऐसा कानून पारित करे जो हमारे संविधान के खिलाफ है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे रद्द घोषित कर सकता है। इसकी एक और पावर ये है कि ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के मामले में अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो उस पर फाइनल डिसीजन देने का अधिकार हमारे सुप्रीम कोर्ट को है। या आप देखेंगे कि अगर जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अगर इसके मेंबर्स के बिहेवियर पे, इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई एलिगेशन लगता है तो उसकी इंक्वायरी करने का अधिकार भी आपके सुप्रीम कोर्ट के पास है। यहाँ पे कोई सीबीआई या और दूसरी एजेंसीज नहीं आएंगी। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। तो एक शक्ति हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी है कि इसके निचले कोर्ट में, यानी इसके नीचे कौन है, हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट में किसी प्रकार का कोई केस चल रहा है तो ये उस केस को वहाँ से बुला के अपने पास शिफ्ट करा लेती है और उसका समाधान कर सकती है। इसके अलावा इसको एडहोक जजेस की अपॉइंटमेंट करने का भी अधिकार है। एडहोक का मतलब क्या है, यानी सपोज करिए कि आज न्यायालय में बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, लेकिन न्यायालय की स्ट्रेंथ उतनी नहीं है जितनी कि उन केसेस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए चाहिए। ठीक है, बहुत कम स्ट्रेंथ है। तो ऐसे में जैसे आपने संसद में कोरम पढ़ा था ना, कोरम मतलब मिनिमम कितने लोग उपस्थित हों तो कार्रवाई हो सकती है। तो इसी प्रकार से जब आपका जो न्याय जुडिशरी है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें कोरम कम होता है, यानी जितनी संख्या चाहिए उससे कम जजेस होते हैं, तो उस संख्या को पूरा करने के लिए एडहोक जजेस की नियुक्ति की जा सकती है। लेकिन इससे पहले ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति की और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की, जिस कोर्ट से एडहोक जजेस लिए जा रहे हैं, उसकी सहमति की जरूरत है। ठीक है, इसके बाद होगी। इसके बाद चलते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं उनको भी अपॉइंट किया जा सकता है। एडहोक में तो हमने क्या डिस्कस किया कि जो वर्किंग है ऑलरेडी किसी हाई कोर्ट में, उन जजेस को सुप्रीम कोर्ट में ले आते हैं कुछ समय के लिए, और ऐसा प्रेसिडेंट और जिस हाई कोर्ट से शिफ्ट करके सुप्रीम कोर्ट में लाया जा रहा है उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सहमति से ऐसा होता है। पॉइंट नंबर 7 क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो रिटायर हो चुके हैं ऑलरेडी उन जजेस की सेवाएं भी ली जा सकती हैं। ठीक है, तो ये रिवाइजरी या रिव्यू की पावर तो हमने ऑलरेडी देख ही ली है। इसके बाद देखते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की एक खास विशेषता, एक खास शक्ति ये भी है कि ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तौर पे देखा जाता है। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का क्या मतलब है। यहाँ इसके दो मतलब हैं। एक तो ये कि ये जो रिकॉर्ड है वो वैलिड माना जाता है, जो भी डिसीजन देते हैं हमारे न्यायाधीश, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसको प्रॉपर लिखा जाता है, और ये जो लिखा गया है इसकी एविडेंटरी वैल्यू होती है, यानी अगर इसकी कॉपी आप ओवरऑल इंडिया में कहीं भी दिखाएंगे तो उसकी वैल्यू होगी, उसको माना जाएगा। ठीक है, कोई भी कोर्ट के दिए गए आदेश पर उंगली नहीं उठा सकता है। अभी एक बार फिर से देख लेते हैं कि आज आपने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो
उसका प्रोविज़न आर्टिकल 124 में है। शुरुआत में इनकी संख्या कितनी थी? 8 थी, 7+1। अभी इनकी संख्या टोटल 34 है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल हैं। फिलहाल भारत के चीफ जस्टिस जो हैं वो शरद अरविंद बोबडे जी हैं। और बाकी आप देख लीजिएगा स्टेट के बारे में, स्टेट के कौन हैं। आगे बढ़ते हैं। इनका प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट मैंने बता दिया, कोलेजियम सिस्टम के नाम से जाना जाता है, जिसको रिप्लेस करने के लिए एनजेएसी लाया गया था, लेकिन उसे न्यायपालिका ने रद्द कर दिया। अभी आगे बढ़ते हैं। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट के रिमूवल के बारे में जाना, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट के जज अपने काम को सही ढंग से नहीं करते या किसी गलत व्यवहार में संलिप्त पाए जाते हैं, मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी का ग्राउंड प्रूव हो जाता है, तो उस मामले में इनको हटाया जा सकता है। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्रों के बारे में जाना, जिसको हमने 3 कैटेगरी में रखा। एक ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, उसके बाद अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, फिर एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। फिर हमने इनको डिटेल में देखा और लास्ट में हमने इनकी जो बाकी पावर्स थी उन पर एक नज़र डाली। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ मेरी तरफ से जो सजेस्टेड रीडिंग्स हैं वो है कि आप कोलेजियम सिस्टम को डिटेल में पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस प्रकार से काम करता है। इससे आपको जुडिशरी के जो आलोचना की जाती है उसका थोड़ा पता चल जाएगा। और ये इसके अगर इसको हटाना है, इसकी जगह कुछ और लाना, तो वो क्या बेस्ट अल्टरनेट हो सकता है। ठीक है, इसको आप दूसरे देश के जो न्यायपालिकाएं हैं वहाँ पे जजेस की अपॉइंटमेंट का क्या सिस्टम है उससे भी कंपेयर करके देख सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हमारे यहाँ हटाने का प्रोसेस है, क्या वो ठीक है या उसको रिप्लेस कर दिया जाना चाहिए। अगर आपको लगता है ठीक है या लगता है कि उसको रिप्लेस किया जाना चाहिए, आपका जो भी आंसर है उसके सपोर्ट में आप कोई 2 आर्ग्यूमेंट जो हैं वो लिख सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आया होगा।